हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारत से रिलेटेड टॉपिक संगमकालीन दक्षिण भारत के संदर्भ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1, संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय शासक का नाम प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है करिकाल का। करिकाल चोल वंश का प्रमुख शासक रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तोलकाप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु व्याकरण है। द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र साहित्य तोलकाप्पियम, जिसके रचनाकार तोलकाप्पियर थे। सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चेर वंश के किस शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था? तो ये करवाया था उदयन जेरल ने। उदयन जेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। ये चेर राज्य का संस्थापक था उदयन जेरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कुरल के रचयिता कौन थे? कुरल नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये थे तिरुवल्लुवर। तमिल साहित्य की बाइबिल तथा पंचम वेद कहा जाता है कुरल को, जो तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, और कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए गए थे? तो ये कालची बंदरगाह में पाए गए थे। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक रचना है जिसमें उल्लेख किया गया है कालची नामक बंदरगाह का, और कहा गया है कि उसमें मोती पाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संगम काल में चेचक की देवी कौन थी? मरियम्मा थी। प्रश्न नंबर 7, किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो ये तोलकाप्पियम में मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, संगम साहित्य में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? तो ये पंचतीर्णे कहा जाता था प्रेम विवाह को संगम साहित्य में। कलाबू कहा जाता था संगम साहित्य में बिना माता पिता की अनुमति से किया जाने वाला विवाह। पेरुंदीर्णे अनुचित प्रणय, अनुचित विवाह। कारपू माता पिता की सहमति से किया जाने वाला विवाह। इस प्रकार संगम साहित्य में विवाहों के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संगम युग में शासक वर्ग कहलाता था। संगम युग में शासक वर्ग क्या कहलाता था? तो ये अरसर कहलाता था। वेलालर किसान को कहा जाता था। संगम युग में वेनिगर व्यापारी को कहा जाता था। कर्डेसियर खेत में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता था। वेलालर किसान को कहा जाता था। वेनिगर व्यापारी को कहा जाता था। कर्डेसियर खेत में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता था संगम युग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संगम काल में चोल शासकों का विशाल कोषागार था कुंभकोणम। कुंभकोणम क्या था? विशाल कोषागार था संगम काल में चोल शासकों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संगम काल में राजा की राज्यसभा को क्या कहते थे? तो ये मनरम कहते थे। संगम काल में राजा की राज्यसभा को मनरम कहा जाता था। राजा के दरबार को नलबई कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। कौन से युग में? संगम युग में, दक्षिण भारत में। प्रश्न नंबर 12, किस तमिल कवि ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये मामलूर नामक तमिल कवि ने, मामूल नार नामक तमिल कवि ने ऐसा उल्लेख किया है। कैसा उल्लेख किया है? नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, यानी कि नंद वंश के शासकों के बारे में उल्लेख है। संगमकालीन लेखक जिसने नंद शासकों और मौर्यों के संचित धन का उल्लेख किया है, उसका नाम क्या था? मामूल नार, जो तमिल कवि था। प्रश्न नंबर है 13, संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन था पुहार नामक समुद्र पत्तन संगम युग में प्रमुख पत्तन था, बंदरगाह था। इसके अलावा चोल राज्य में पुहार, उरेयूर थे। प्रश्न नंबर है 14, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे नक्कीरर। कौन थे तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान? नक्कीरर थे। प्रश्न नंबर 15, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? उरेयूर में हुआ करती थी। यह चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी उरेयूर, जो बाद में पुहार स्थानांतरित हो गई, यानी कि पुहार में भी राजधानी स्थानांतरित कर रही थी चोल शासकों ने। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ हुआ करता था। प्रश्न नंबर 16, संगम युग में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? ओरार के नाम से जाना जाता था। संगम युग में गुप्तचरों को ओरार कहा जाता था।
प्रश्न नंबर 17, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अगस्त्य ऋषि ने की थी, जिसका आयोजन स्थल मदुरा था प्रथम संगम का। प्रश्न नंबर 18, मुजिरिस बंदरगाह का संबंध किससे है? तो ये चेर शासकों से है। प्रश्न नंबर 19, किस रचना में 8 चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है? पदित्रु पत्तु में मिलता है। प्रश्न नंबर 20, किस तमिल साहित्य को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो ये मणिमेखले है तमिल काव्य, जिसकी रचना शीतले सत्यनारायण ने की थी। प्रश्न नंबर 21, किस तमिल महाकाव्य को कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? किस तमिल महाकाव्य? तो ये है शीलप्पा अधिकारम। शीलप्पा अधिकारम नामक तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 22, दूसरी संगम सभा कहाँ हुई थी? तो ये कपाटपुरम में हुई थी। प्रश्न नंबर 23, संगम साहित्य के अनुसार किसने सर्वप्रथम समुद्र पूजा प्रारंभ की थी? तो ये नेडियोन नामक शासक ने। प्रश्न नंबर 24, तमिल भाषा के मणिमेखले नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? शीतले सत्यनारायण ने की थी मणिमेखले नामक ग्रंथ की रचना। कौन सा ग्रंथ? मणिमेखले ग्रंथ तमिल भाषा का, जिसकी रचना किसने की थी? शीतले सत्यनारायण ने। प्रश्न नंबर 25, जीवक चिंतामणि की रचना किसने की थी? तिरुक्कुदेवर ने जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न नंबर 26, कुरल के रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पतिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? शीलप्पा अधिकारम। पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? शीलप्पा अधिकारम में पतिनी या कन्नगी पूजा। प्रश्न नंबर 28, संगम काल के किस साहित्यिक स्रोत से संगम युगीन युद्ध पद्धति की जानकारी मिलती है? तो ये कल्लीबल्ली से मिलती है। कल्लीबल्ली नामक साहित्यिक स्रोत से संगम युगीन युद्ध पद्धति की जानकारी मिलती है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के ऊपर उनकी स्मृति में जो पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी उसे नडुकल या वीरकाल कहा जाता था।